ठीक है। तो मैंने आपको वहाँ CIP रूल पे ख़त्म किया था। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर होते हैं, जैसे आपके कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर होते हैं, तो एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर को जैसे क्या रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं बेस डैश रिप्रेजेंटेशन होता है, और जब उनको देखते हो फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, एंसो-हार्स प्रोजेक्शन, 3 प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है। और ऐसा जब उनको असाइन करते हो, क्या कहते हैं, कैसी स्टीरियो सेंटर को, तो आप असाइन करते हो, तो आप में असाइन करने के लिए मैंने बताया कि भाई बहुत सारे तरीके से असाइन करते हैं। RS से असाइन करते हैं, DL से असाइन करते हैं, स्मॉल DL से असाइन करते हैं, प्लस L से असाइन करते हैं, EPMR से असाइन करते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि जब भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर है, अगर मतलब आइसोमर्स है, तो क्या है कि उनको 2 तरीके से असाइन करते हैं। एक तो होता है आपका थ्योरेटिकल, और दूसरा क्या होता है एक्सपेरिमेंटल। तो क्या होता है कि थ्योरेटिकल तरीके से हम असाइन करते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल। थ्योरेटिकल तरीके से मतलब जो भी आप रूल वगैरह अपने बनाते हैं वो एक थ्योरेटिकल, क्योंकि क्या है कि हर जगह तो आप कोई भी कंपाउंड को लेकर पोलरिमीटर लेकर पहुंच नहीं जाओगे कि भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ऐसे तो आप हर मॉलिक्यूल को मतलब पोलरिमीटर से देख नहीं सकते हो। इसलिए क्या होता है कि हम मतलब कहीं जाए हुए ना, हम जो स्ट्रक्चर फाइंड कर रहे हैं वो हमारा प्रेडिक्शन से एकदम मैच करे। तो इसलिए कि क्या होता है कि थ्योरेटिकल वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो, भाई थ्योरेटिकल कैसे कैलकुलेट करना होता है, और एक होता है एक्सपेरिमेंटल। तो आपको पता है कि एक्सपेरिमेंटल जो होता है वो स्मॉल l या प्लस स्मॉल d स्मॉल l से होता है, और प्लस l होता है, एक माइनस l होता है। तो मतलब बहुत लोग ऐसे d को भी प्लस लिखते हैं और l को आपने प्लस ग्लूकोज और डी ग्लूकोज सुना होगा, ठीक है, स्मॉल d ये सब चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देता है, ये स्मॉल d होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल होता है। तो कभी आए तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का आइसोमर में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देता है, स्मॉल d और स्मॉल l वाले जो होते हैं, और प्लस और क्या कहते हैं प्लस और माइनस वाले होते हैं, ये आपके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होते हैं जो आपके पोलरोमीटर से निकल के आती है। और थ्योरेटिकल में भी 2 तरीके होते हैं, ध्यान देना। थ्योरेटिकल में जो 2 तरीके होते हैं, एक तो होते हैं रिलेटिव, मतलब जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होते हैं, रिलेटिव, और दूसरा क्या होता है आपका एब्सोल्यूट होता है। और जो एब्सोल्यूट होता है, एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट। रिलेटिव क्या होता है, हमेशा ध्यान देना कि रिलेटिव जो होता है कैपिटल D और कैपिटल L से लिखा जाता है। ये बात एकदम ध्यान से रखना कि भाई जो रिलेटिव होता है वो हमेशा कैपिटल L और स्मॉल l और कैपिटल L और कैपिटल D से, और जो एब्सोल्यूट होता है वो R S और E और Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मतलब क्या है कि जो हमारा D है वो R भी हो सकता है, जो हमारा D है वो S भी हो सकता है। तो क्या है कि इसीलिए D को क्या बोलता है, रिलेटिव बोला जाता है। इसीलिए D को क्या बोला जाता है, रिलेटिव बोला जाता है कि भाई जो D है वो R भी हो सकता है, S भी हो सकता है। तो ये मतलब एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और जैसे अब मेरा R है, तो R आपका क्या कहते हैं D भी हो सकता है, आपका L भी हो सकता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू होता है जिसको हम, इसका कोई प्रूफ नहीं है, जस्ट हम टूल एंड ट्रिक से CIP रूल से निकालते हैं। इसलिए इसको बोल दिया गया रिलेटिव वैल्यू, और एक को बोल दिया गया भाई एब्सोल्यूट, एक को बोल दिया रिलेटिव, एक को बोल दिया एब्सोल्यूट। तो ये रिलेटिव वैल्यू है, एक दूसरे के एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब फिक्स होती है किसी न किसी कार्बन सेंटर पे। और ये क्या होती है, रिलेटिव वैल्यू है। तो भाई D है तो L होगा। तो भाई जैसे ये, इसलिए R से D नहीं जाते हैं, R से L नहीं जाते हैं, इसलिए क्या होता है कि ये रिलेटिव होता है। इसलिए ये वाला सही है, ये वाला क्या है, सही है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू तो है किसी कार्बन सेंटर की, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, D होगा तो R भी हो सकता है, S भी हो सकता है, ठीक है। और कैपिटल L भी है, ये भी R हो सकता है, ये भी S हो सकता है, ठीक है। ये आपका D है तो ये आपका E भी हो सकता है, ये आपका Z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, D को मैंने रिलेटिव मान लिया और R को एब्सोल्यूट मान लिया। अब RS आपको बताऊंगा कैसे डिफाइन करा जाता है, कैसे आपको RS निकला जाता है। बाकी EZ तो आपको पता ही चलेगा कि भाई EZ कैसे निकाला जाता है। तो और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होते हैं जो स्मॉल d और स्मॉल l लिखा जाता है। तो ध्यान देना, बस इतनी बातें आपको जानना होता है। और ये जो डी एल वगैरह सारा चलता है, ये ग्लूकोज, जैसे आप पढ़ते हो ग्लूकोज वगैरह में पढ़ते हो, ठीक है, D ग्लूकोज, L ग्लूकोज,
डी फ्रक्टोज, डी मैनोज। सो इन सब क्या होता है, ये सब सारे आपको क्या थ्योरेटिकल वैल्यू को देते हैं, लेकिन जब उनको एक्सपेरिमेंटली करने जाते हो तो आप देखते हो हमेशा डी रोटेशन हो रहा है, एल रोटेशन, स्मॉल डी स्मॉल एल लिखा होता है क्वेश्चंस में। तो उनका क्या मतलब होता है, वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है, कैसे कैसे चलता है। बस एक जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि क्या कैसे होता है, क्या कैसे नहीं होता है। इसलिए क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए थोड़ा, कि कोई कभी कभी पूछता है कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन निकालो, तो पता चला कि आप डी पूछ रहा है कि एल रिलेटिव पूछ रहा है तो आप डी एल निकालो, एब्सोल्यूट पूछ रहा है तो आप क्या निकालोगे, आर एस निकालोगे, ठीक है। तो मतलब कभी कभी ऐसे वर्डिंग में भी खेल सकता है कि भाई क्या क्या पूछना चाह रहा है, क्या नहीं पूछना चाह रहा है, तो वो ये मैटर करता है। इसलिए क्या होता है कि ये चीज़ें ऐसी वैलिड होती हैं। देखो अब क्या है कि ये तो अब ये सब बात की है कि भाई कैसे असाइन करना है। पहले तो ये पता चल जाए कि भाई असाइन का, पहले तो ये पता चल जाए कि असाइन कहाँ कैसे करना है, किस प्रोजेक्शन में मुझे असाइन करना है, किस प्रोजेक्शन में मुझे नहीं असाइन करना है। तो देखो जैसे कि अब रिप्रेजेंटेशन जैसे आया था, तो मैंने पहले बताया था रिप्रेजेंटेशन कितने तरीके की होती थी। रिप्रेजेंटेशन जो मेरी थी वो चार रिप्रेजेंटेशन जो होता था वो पहला तो बेस डैश, पहला क्या होता था मेरा बेस डैश होता था, पहला क्या होता था मेरा बेस डैश होता था। और दूसरा क्या होता था फिशर प्रोजेक्शन। और दूसरा क्या है सो हार्स प्रोजेक्शन। और चौथा क्या हो गया मेरा न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन हो गया। तो अब सबसे पहले ये जानना है कि ये बेस डैश क्या है। देखो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है ये बेस डैश ही होता है, ध्यान दे रहना। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है बेस डैश होता है। बेस डैश से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, मतलब वहीं से सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और ये क्या है, ये बेस डैश का कन्वर्टेबल फॉर्म होती है, ये भी बेस डैश की इंटर कन्वर्टर फॉर्म होती है, ये भी बेस डैश की इंटर कन्वर्टेड फॉर्म होती है। तो मतलब सारे क्या होता है स्ट्रक्चर एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि बेस डैश वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि क्यों एग्जाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं से रिलेटेड आते हैं, बेस डैश वाले से, कि भाई इसके रिस्पेक्ट में आप न्यूमैन ड्रॉ करो। इसके मान लो बेस डैश स्ट्रक्चर दे दिया तो बोल दिया आप उसके रिस्पेक्ट में चलो इसका सो हार्स प्रोजेक्शन क्या होगा। तो कई सारे प्रोजेक्शन है, सब साइंटिस्ट हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं देखने के। मॉलिक्यूल तो वही है, मॉलिक्यूल कुछ चेंज वगैरह नहीं होगा, मॉलिक्यूल वही होता है। तो देखो तो इस तरह सबसे पहले मैं बेस डैश बताने जा रहा हूँ कि बेस डैश बोला क्यों गया है। पहले तो देखो जैसे कि बेस डैश क्या बोला गया, बेस डैश। देखो बेस डैश, तो डैश मतलब क्या होता है कि भाई डैश मतलब ऐसे कोई चीज़ डॉट होती है नहीं होती है, ऐसे डैश मतलब कहते हैं ना कि ऐसे डैश है ऐसे डैश। और बेस मतलब क्या होता है, बेस मतलब बहुत लोग ऐसे लिखते हैं या ऐसे इसको कलर कर देते हैं, ऐसे कलर कर दिया। तो जब कहीं भी ऐसे अगर लिखा हो तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट मतलब क्या होता है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट मतलब होता है बिलो द प्लेन। इसका मतलब क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट बिलो द प्लेन। इसका मतलब क्या होता है बिलो द प्लेन है मेरा एटम। और इसका मतलब क्या होता है अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन, ठीक है। बिलो द प्लेन है, एक अबव द प्लेन है, इसका मतलब होता है एटम्स का भी बता रहा हूँ, ठीक है। और कहीं मान लो अगर ऐसे 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 दिया हो, मतलब कि जनरली क्या होता है कि ऐसे दिया होता है, ऐसे 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 करके दिया है, तो उसका मतलब जो उस एलिमेंट उस इससे अटैच होगा उनका स्ट्रक्चर डिफाइंड, मतलब उनका पोजीशन डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। अबव भी हो सकता है, अबव भी हो सकता है, और बिलो भी हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है, वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो और ये मतलब होता है। और एक चीज़ और अगर कहीं ऐसे ऐसे बना हो, देखो ये किस में जा रहा हूँ, बेस डैश में जा रहा हूँ, बेस डैश वाले में बता रहा हूँ, बेस
डैश वाले में कैसे होता है, बेस डैश वाले जो रिप्रेजेंटेशन होता है, अगर उसमें कहीं ऐसे एक डंडी खींची हो, ऐसे एक डंडी खींची हो, ऐसे एक डंडी खींची हो, इसका मतलब होता है कि एटम जो है मेरे ऑन द प्लेन है, ऑन द प्लेन है। तो इसका मतलब ये बस एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि किस तरीके से आपको समझना होता है। तो अगर कैसे ऐसे डैश 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 करके ऐसे ऐसे डैश 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 करके दिया तो मतलब बिलो द प्लेन एटम है। ऐसे ऊपर करके और थोड़ा सा कलर कर दिया, ये हल्का सा शेप, ध्यान देना शेप ऐसे होता है, ऐसे इधर नीचे जाके मतलब पतला होता रहता है, यहाँ से ऊपर से आता है और नीचे होकर पतला होता रहता है, ऐसे पतला होता रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये अबव द प्लेन है, बाई डिफॉल्ट ये आईपीएक ने ये चीज़ें बोल दी कि भाई आप इसको ऐसे मान के चलना। अदरवाइज क्या होगा कि बोलोगे, आप बोलोगे नहीं मैं ये जो कलर है इसको मैं बिलो द मानूंगा, तो आप स्ट्रक्चर को गलत करके चले जाओगे। तो इसलिए क्या आईपीएक ने बोल दिया कि काम करो, आप यही पैटर्न फॉलो करो, पूरी दुनिया यही पैटर्न फॉलो करेगी, ठीक है। तो सब बोले जब पूरी दुनिया फॉलो कर रही है तो मैं भी फॉलो करूंगा और सारे आंसर मेरे सही आएंगे, मतलब सबको समझने का तरीका एक जैसे होगा, ठीक है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन था। तो अब रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अब क्या है कि अब हमारा जो क्या कहते हैं बेस डैश आता है, बेस डैश आता है, उसमें देखो बेस डैश क्या होता है। देखो सबसे पहली बात ये मैं आपको ये रफ कर दे रहा हूँ, ये आपने लिख लिया होगा। देखो अब जो मॉलिक्यूल हो गए वो कई सारे तरीके से होते हैं। देखो ध्यान देना, एक मॉलिक्यूल कभी आपने देखा होगा ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे, और मॉलिक्यूल देखो कभी ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है। और कभी कभी मॉलिक्यूल ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे भी लिखा होता है, और कभी कभी आप देखोगे मॉलिक्यूल ऐसे लिखा होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसे लिखा होता है, कभी कभी मॉलिक्यूल ऐसे लिखा होता है और ऐसे, ठीक है। और कभी कभी मॉलिक्यूल आप देखोगे ऐसे लिखा होगा, ऐसे ऐसे तीन ऊपर, ऐसे 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 और इधर इधर लिखा होगा। और कभी कभी मॉलिक्यूल आप देखोगे ऐसे 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 और ऐसे लिखा है। तो भाई इतने तरीके से मॉलिक्यूल लिखे हैं। तब इसमें डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा सही कौन सा है, सही कौन सा है। तो आप देखो सबसे पहले निकालो कि देखो जैसे ये है, जैसे ये देखो ये आपके पास स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो ये आपके पास स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो ये आपके पास स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। तो आप देखोगे, आप देखो एक मैं एक कलर चेंज कर लेता हूँ। तो आप देखो कि ये जो देखो ये जो वाइट वाला है, ये जो आपको वाइट वाला दिख रहा है, ये वाइट वाला क्या है। अगर आप आंखें यहाँ लगा के देख रहे हो, आंखें यहाँ लगा के देख रहे हो, तो ये आपको देखो अबव द प्लेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये अबव द प्लेन दिख रहा है। और रेड वाला आपको क्या दिख रहा है, बिलो द प्लेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये रेड वाला बिलो द प्लेन। और ये क्या है, ये और ये तीनों एक प्लेन में नहीं प्लेन में, ये देखो ना एक प्लेन में है, ये देखो तीनों एक प्लेन में है, तीनों ये और ये एक प्लेन में है। अरे यहाँ से देखो देखो देखो, जैसे ये क्या है कि ये अबव द प्लेन हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका बिलो द प्लेन आ रहा है नहीं आ रहा। और ये देखो तीनों एक प्लेन में नहीं प्लेन, देखो ना तीनों एक प्लेन में है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कितने एटम प्लेन में है। तो इसमें क्या है कि आपके 3 एटम गोला बना रहा हूँ, मतलब 3 एटम एक प्लेन में है, ठीक है। और फिर इसको देखो अब यही सेम है, यही सेम मॉलिक्यूल देखना है। बस एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, या ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो। तो देखो जैसे ये है, ये हो गया और ये हो गया। तो अब देखो जैसे ये है, जस्ट आप देखो इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया कि नहीं कर दिया। अब इसको ऐसे कर दिया। तो मतलब क्या है कि आप देखो, अगर आप देखोगे तो ये दोनों क्या हो गए, एक तरीके से ये दोनों ऐसे, अगर ऐसे देख रहे हो आप, अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ तो ये क्या हो गया, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये दोनों अबव द प्लेन हुए कि नहीं प्लेन हुए। अगर मैं यहाँ बैठ कर देख रहा हूँ, सबका देखने का बस रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूल एक ही है, बस देखने के तरीके आपके अलग अलग हैं। तो ये देखो ये दोनों अबव द प्लेन चले गए नहीं इस वाले एटम से। अगर मैं यहाँ से एक प्लेन डाल रहा हूँ, प्लेन देख रहा हूँ, इस वाले एटम काट के जा रहा है, तो ये अबव द प्लेन गया कि नहीं, ये वाले दोनों
ये वाले अबव द प्लेन और ये वाले क्या हुए, बिलो द प्लेन, जा रहे नहीं पा रहे, ये दोनों बिलो द प्लेन, तो ये वाले अबव द प्लेन और ये वाले बिलो द प्लेन, तो मतलब एक कौन सा एटम प्लेन में रहा, यही वाला प्लेन में था ना, ये बीच वाला प्लेन में रहा, और ये क्या हुए, ये आपके बिलो द प्लेन और ये आपके अबव द प्लेन, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, एक प्लेन में है, एक प्लेन में है। फिर यही सेम मॉलिक्यूल है, उसको उस वाले मॉलिक्यूल को क्या करो आप, ऐसे पलट दो, ऐसे पलट दो। अब ये क्या हो गया, ऐसे पलट दिया तो ये क्या हो गया, अब वही सेम वाला कहाँ गया, ये दोनों क्या हो गए, पीछे हो गए। अब एक एटम प्लेन में हो गया, फिर ये दोनों क्या हो गए, अबव द प्लेन हो गए। तो ऐसे क्या हो गया कि भाई ये अबव द प्लेन हो गए जो नीचे दिख रहे थे, तो क्या होगा, ये इसमें भी एक एटम प्लेन में, नहीं प्लेन में, क्योंकि एक एटम प्लेन में है ना, एक एटम प्लेन में अभी। तो अब देखो, अब यहाँ क्या है कि जैसे मैंने बताया था कि भाई इसमें दो एटम है, इसमें दो एटम, यहाँ एक सेंटर है और ये है, हमेशा सेंटर काउंट करते रहना, ठीक है, सेंटर काउंट करते रहना। ये है और ये दो अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। देखो अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ लूँ, यहाँ से पकड़ लूँ, अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ लूँ, देखो ऐसे, कैसे ही पकड़ लो, आपकी मर्जी है। तो अगर मैं ऐसे पकड़ लूँ इसको, ये देखो जस्ट ये मैं बॉन्ड पकड़ लिया ऐसे एक डंडा, तो ये वाला जो व्हाइट वाला है, ये जो व्हाइट वाला है, ये बिलो द प्लेन गायक नहीं आया, देखो ये बिलो द प्लेन, और ये अबव द प्लेन गायक नहीं गया, और ये बिलो द प्लेन गायक नहीं गया, ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन। तो मतलब प्लेन में कितने एटम आए, दो एटम आए नहीं आए, ये दोनों आ रहे नहीं आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे नहीं आ रहे, ये और रेड और ये वाले आ रहे नहीं आ रहे हैं, सिलेक्टिव आ रहे, ठीक है। तो ये मतलब क्या हुआ, अब प्लेन में दो एटम है, प्लेन में कितने एटम है, दो एटम है, और इसमें दो, जब ऐसे प्लेन डाल रहा हूँ, जब इधर से प्लेन डाल रहा हूँ, तो मतलब क्या हुआ, दो आपके अबव द प्लेन गए और एक आपके बिलो द प्लेन, और दो एटम ऑन द प्लेन। तो दो एटम ऑन द प्लेन है, तो देखो इसमें कितने एटम ऑन द प्लेन है, इसमें दो एटम ऑन द प्लेन है। तो जस्ट मैं सर्कल कर रहा हूँ। फिर वही सेम कहानी, यहाँ देखो कि भाई इसको आप एक काम करो ना, अब इसको आपने ऐसे पकड़ा, अब इसको जैसे पहले ऐसे था, अब आपने इसको ऐसे कर दिया, तो अब क्या हुआ कि ये आपके दो एटम बिलो द प्लेन चले गए। अब प्लेन कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, नहीं सिलेटी और रेड वाले काटते जा रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है, ये एक एटम अबव द प्लेन है, एक एटम अबव द प्लेन है, और क्या है कि ये दो एटम आपके बिलो द प्लेन है। तो अभी भी क्या है कि इसमें दो एटम कहाँ है, दो एटम आपके क्या कहते हैं, ऑन द प्लेन है। तो अब इसमें क्या है, ये देखो सब स्ट्रक्चर ही है, मॉलिक्यूल एक ही, आपका देखने का तरीका ऐसा है कि आप कैसे किस तरीके से देख रहे हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब देखो जैसे कि ये आ गया, ये आपका आ गया, ये क्या है, अब आप देखो इसको ऐसे देख रहे हो, आप इसको ऐसे देख रहे हो, आप इसको ऐसे देख रहे हो कि तीन एटम कहाँ हैं, बाहर प्लेन में है, और एक एटम पीछे है, मतलब ये और ये बाहर हैं, और इस और प्लेन एक ऐसा डाल रहा हूँ, तो मतलब क्या है कि ये प्लेन में केवल एक एटम आ रहे हैं, उसके ज़्यादा कोई एटम ही नहीं आ रहे हैं। ये तीनों क्या हो गया, ऐसे बाहर जा रहे हैं, ये तीनों बाहर जा रहे हैं, और रेड वाला जो है आपका, जो रेड वाला है वो पीछे जा रहा है। तो जो रेड वाला है वो पीछे जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये आपका क्या है, ये आपका ऐसे ये तीन बाहर एक इधर। तो इसमें कितने एटम प्लेन में आए, एक एटम प्लेन में नहीं आया, एक एटम प्लेन में आया ना, एक एटम प्लेन में आया। तो फिर सेम वही कहानी यहाँ कि भाई इसको अभी ऐसे देख रहे थे, तो अब ऐसे देखो, तो एक एटम आपकी तरफ अबव द प्लेन और एक यहाँ क्या कहते हैं प्लेन में है, और बाकी तीन क्या हैं, बिलो द प्लेन गए कि नहीं गए, तो तीन बिलो द प्लेन गए। तो अब देखो तीन बिलो द प्लेन गए, तो देखो तीन बिलो ऑन द प्लेन केवल एक होंगे, ऑन द प्लेन एक होंगे, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, कितने तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो कोई भी मॉलिक्यूल को। अब देखो इसमें खास बात क्या होती है कि हम पढ़ते तो यही वाला क्यों है, देखो हम पढ़ते तो यही वाला क्यों है, ज़्यादा और सारे क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि क्या है कि इसमें क्या है कि मैक्सिमम एटम ऑन द प्लेन है, इसमें क्या है मैक्सिमम एटम ऑन द प्लेन है, मैक्सिमम एटम ऑन द प्लेन है। तो क्या है कि अब जितने मैक्सिमम एटम अगर ऑन द प्लेन हो जाए ना, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है हमें पढ़ाने के लिए। इसलिए क्या होता है कि यही स्ट्रक्चर ज़्यादा पढ़ जाती है तो सारी यही स्ट्रक्चर ज़्यादा पढ़ जाती है। इसी को ही बोला गया है बेस डैश स्ट्रक्चर, इसी को बोला जाता है बेस डैश स्ट्रक्चर। अरे सभी बेस डैश स्ट्रक्चर हैं, बस ये क्या है, ये कंप्लीट बेस डैश स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कंप्लीट आपका क्या है, बेस डैश स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें 3 एटम ऑन द प्लेन है। इसलिए क्या होगा कि इसी को ज़्यादा रेफरेंस लेके पढ़ा जाता है, और इसी वाले स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं सौहार्द। ध्यान देना, सौहार्द लिख रहा हूँ, सौहार्द रिप्रेजेंटेशन।
सो हार्स रिप्रेजेंटेशन होता है। ध्यान देना कि उसमें सो हार्स रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि इसमें 3 एटम ऑन द प्लेन रखने होते हैं और 1 एटम ओवर द प्लेन रखना होता है और 1 एटम बिलो द प्लेन रखना होता है, उसी को बोलते हैं सो हार्स रिप्रेजेंटेशन। और ये वाला क्या है, यही वाला रिप्रेजेंटेशन जो होता है यही वाला फिशर बनता है, यही वाला क्या बनता है, फिशर। और फिशर में सबसे खास बात क्या होती है कि 2 प्लेन जो होते हैं इधर, जो ये इनको बोलते हैं वर्टिकल लाइन और इसको क्या बोलते हैं, बिलो द प्लेन। तो इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और इसको बोलते हैं वर्टिकल। तो मतलब हॉरिजॉन्टल इधर ऐसे है तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और इधर वाले को जो ये नीचे वाला होता है ये वर्टिकल लाइन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल होता है वो अबव द प्लेन होता है, अबव द प्लेन होता है, और जो वर्टिकल होता है वो बिलो द प्लेन माना जाता है। तो मतलब ये दोनों क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये अबव द प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल हैं, और ये कहाँ हैं, ये आपके वर्टिकल हैं, ये कौन से आपके वर्टिकल होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि इनको रिप्रेजेंट किया था। देखो जैसे कि रियल फिशर, जैसे फिशर है तो जैसे ये मान लो मैं आपको दिखा रहा हूँ बना के, देखो अब देखने का तरीका है आप कैसे कैसे देखते हो। तो मतलब क्या है कि वर्टिकल लाइन को मैं कहाँ रख रहा हूँ, बिलो द प्लेन। तो मतलब ये देखो अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन अबव द प्लेन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको अबव द प्लेन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मतलब ये और ये आपके अबव द प्लेन है नहीं, क्योंकि प्लेन में एक एटम है, तो ये दोनों अबव द प्लेन दिखे नहीं दिखे, और ये दोनों बिलो द प्लेन दिखे नहीं दिखे। तो इसी को बोलते हैं रियल फिशर। जो रियल फिशर होता है यही आपका है रियल फिशर, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि आपका रियल फिशर है। तो ध्यान देना कि ये इसी को बोला जाता है रियल फिशर। अब देखो इसमें क्या है, कि ये देखो, ये तो अभी ये वाला आइटम है, कि भाई इसमें वर्टिकल ये हो गया, लेकिन इसमें क्या कर दिया, जो आपका वर्टिकल लाइन है उसको ओवर द प्लेन कर दिया, वर्टिकल लाइन को आपके अबव द प्लेन कर दिया, वर्टिकल मतलब गलत कर दिया। क्योंकि फिशर तो हमने ये पढ़ा था, कि भाई हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो हमारा कहाँ होगा, अबव द प्लेन होगा, और जो वर्टिकल लाइन होगा वो कहाँ होगा, बिलो द प्लेन। लेकिन इसमें क्या कर दिया, इसमें बोल रहा है कि एक काम करो, जो आपके क्या कहते हैं अबव द प्लेन है वो आपके वर्टिकल प्लेन है, जो अबव द प्लेन है वो वर्टिकल लाइन पे रख दो, और जो क्या कहते हैं ऑन द प्लेन है उनको वर्टिकल कर दो, उनको हॉरिजॉन्टल कर दो। तो उनको हॉरिजॉन्टल कर दो तो मतलब क्या है कि ये आपने क्या कर दिया, एक तरीके से उल्टा फिशर बना दिया, उल्टा। तो इसको बोलते हैं उल्टा फिशर, ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है फिशर यही, क्योंकि क्या होता है कि आप चाहे इसको पढ़ो, लेकिन साइंटिस्टों ने जो बोला कि भाई कहीं कोई आपका डिस्क्रिमिनेट ना हो, कहीं कोई आपके बात विवाद ना हो इंटरनेशनल कम्युनिटी में, तो आईयूपीएक ने इसको ही क्या कहते हैं फिशर मान के चला कि भाई ये रियल फिशर है। इसी का अगर जस्ट आप पलट के देख लो तो ये उल्टा फिशर हो गया। तो मतलब इस पर जो रूल अप्लाई होगा RS निकालने वाला, वो अगर आप इस पर निकाल रहे हो तो इसका रूल जस्ट उल्टा करके लगा देना। तो इतना कौन माथापच्ची करे कि भाई देखना पड़े कौन उल्टा है कौन सीधा है। तो भैया इसलिए हम अपने सही वाले फिशर को पढ़ेंगे, उल्टा वाला होगा तो हम उसको सीधा बनाएंगे, सीधा वाला रहेगा उस पर सीधा अप्लाई करेंगे, उल्टा वाला है तो उसको पहले सीधा करके लाएंगे फिर अपना रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है कि जैसे क्या था कि ये मेरा ऑन द प्लेन जो थे 2 अबव द प्लेन थे, और ये वर्टिकल लाइन पे 2 बिलो द प्लेन थे। अब इसमें क्या कर दिया, ऐसे पकड़ लिया। अब इसी फिशर को देखो, ऐसे जो आप फिशर देख रहे थे ये आपको बिलो दिख रहा था और ये अबव दिख रहा था, इसी फिशर को इसने ऐसे कर दिया, है तो फिशर ही, इसी फिशर को इसने ऐसे कर दिया। तो मतलब ये मेरा कहाँ आ गया, बिलो द प्लेन, और यहाँ एटम पे 2 लाइन आ गए, क्योंकि लाइन ऐसे पास कर रहा था मैं, ऐसे, क्योंकि ऐसे लाइन पास कर रहा था ना, ऐसे लाइन पास कर रहा था, एटम को बाइसेक्ट करते जा रहा था। ये बिलो द प्लेन, ये दो इधर हो गए, ये वाइट बिलो द प्लेन, और ये जो आपके क्या कहते हैं आसमानी कलर स्काई ब्लू कलर है, ये आपके क्या कहते हैं अबव द प्लेन रहते। तो इसमें क्या करते हैं, इनको ऐसे पकड़ लिया। तो अभी भी ये अबव द प्लेन है और ये एक बिलो द प्लेन चला गया और 2 ऑन द प्लेन। तो मतलब इसको क्या कह दिया गया, इनकम्प्लीट फिशर। इसको क्या बोल दिया गया, इसको बोला गया है कि इनकम्प्लीट फिशर, इनकम्प्लीट। ये आया हुआ था टिफर में क्वेश्चन, इसी पे टिफर, ठीक है, 2013 या 14 मेरे याद नहीं है। इनकम्प्लीट फिशर, इनकम्प्लीट
कंप्लीट फिशर, इनकम्प्लीट फिशर, इनकम्प्लीट फिशर है, ठीक है। तो ये मेरा इनकम्प्लीट फिशर हो गया। अब देखो क्या है कि और वैसे सेम यही, अब जैसे क्या था कि ये क्या था कि ये उल्टा फिशर हो गया। अब मतलब इसमें क्या था कि इसमें आपके जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन बिलो द प्लेन थी, तो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को बिलो द प्लेन रख दिया और वर्टिकल लाइन को अबव द प्लेन रख रहे थे, यहाँ वाले में अबव द प्लेन रख रहे थे। लेकिन उसमें क्या कर दिया, इनको ऐसे कर दिया, तो मतलब हॉरिजॉन्टल वाले कहाँ चले गए, वो आपके बिलो द प्लेन चले गए, एक अबव द प्लेन और दो प्लेन में आ गया। तो मतलब उल्टा फिशर का भी इनकम्प्लीट है ये। तो मतलब क्या है कि ये उल्टा फिशर का भी इनकम्प्लीट है, मतलब उल्टा ऐसे लिख दो, उल्टा फिशर का, उल्टा फिशर का, उल्टा फिशर का इनकम्प्लीट है, वो इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है। तो मतलब उल्टा फिशर का इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है। तो इतनी बातें समझ में आई कि भाई पहले देखो, अब आपको फिशर प्रोजेक्शन पता चलेगा कि भाई रियल में फिशर प्रोजेक्शन क्या होता था। ये क्या है, उल्टा फिशर है, ये उल्टा फिशर है, ये इनकम्प्लीट फिशर है, ये भी इनकम्प्लीट फिशर है। लेकिन हमारा तो काम है कि हमें अपना स्ट्रक्चर निकालना ना, चाहे इनकम्प्लीट हो या कंप्लीट हो, हमें बस इतना पता होना चाहिए भाई क्या कैसे जा रहा है, क्या कैसे नहीं जा रहा है। तो देखो फिर अब ये वाला जो होता है, ये वाला जो होता है, इसमें 3 एटम देखो, जैसे कि ये है, ये देखो, जैसे आप ये देखोगे 3 एटम आपको एक प्लेन में दिखेंगे। जैसे क्या है कि ये 3 एटम आपको एक प्लेन में दिख रहे हैं और एक एटम आपको बिलो द प्लेन दिख रहा है। तो इसी को क्या बोला था, जब 3 एटम आपके एक प्लेन में दिखते हैं, ऐसे जब 3 एटम देखो, 3 एटम आपके एक प्लेन में दिखते हैं, तो 3 एटम आप 3 एटम करो, 3 एटम आपके अबव द प्लेन दिखते हैं और एक एटम आपका प्लेन और एक एटम बिलो द प्लेन। इसी को बोला गया न्यूमैन स्ट्रक्चर। आप जैसे सामने से देखते हो, तो जैसे मैं ये आपको देखो स्ट्रक्चर बना के देता हूँ, देखो जैसे ये है, ये आप देखो, अब आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो, इसको आप इसको देखो, इसको देखोगे आप, इसको देखो, आपको ऐसे लगेगा कि ऐसे लग रहा है कि ये 3 एटम क्या हैं। अगर आप यहाँ इसको प्लेन मान रहे हो, इसको प्लेन मान रहे हो, तो आप देखो आपको ऐसे लगेगा 3 एटम आपके क्या हैं, अबव द प्लेन है, बाकी सारा बिलो द प्लेन है। तो इसी को क्या होगा कि न्यूमैन स्ट्रक्चर में हम आपको डिफाइन करते हैं। ये कैसे डिफाइन करते हैं इसको, ये वाला मेरा क्या हो गया, न्यूमैन स्ट्रक्चर हो गया, न्यूमैन प्रोजेक्शन या स्ट्रक्चर, न्यूमैन प्रोजेक्शन में पढ़ते हैं। फिर यही सेम बात भाई, इसको एक काम करो ना, आप इधर से देख रहे हो, अभी एक काम करो, आप इस वाले को मानो प्लेन में एक एटम है। तो ये सारा कहाँ चला गया, एक अबव द प्लेन और 3 बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन और 3 बिलो द प्लेन, तो 3 बिलो द प्लेन। तो ये भी तो एक तरीके से न्यूमैन हुआ कि नहीं, लेकिन बैक साइड वाला से देख रहे हो, तो ये भी तो एक तरीके से न्यूमैन हुआ। तो न्यूमैन, तो इसे देखो बेस डैश से ही कितने तरीके के स्ट्रक्चर निकल रहे हैं। तो इसीलिए क्या होता है, बेस डैश रिप्रेजेंटेशन होता है, इसीलिए क्या होता है, बेस डैश रिप्रेजेंटेशन होता है और सारी चीजें प्रोजेक्शन होती हैं। क्योंकि क्या है, बेस डैश क्या है भाई, 100 हॉर्स, इसको आप कन्वर्ट करते हो 100 हॉर्स वाले में, इसको आप इसी बेस डैश को आप कन्वर्ट करते हो फिशर प्रोजेक्शन में, इसको आप न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते हो। तो मतलब क्या है, रियल में आपका बेस डैश होता है, उसी को क्या कहते हैं, आप प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते हो। जैसे क्या है कि ये मान लो मेरे पास, आप इसको यहाँ से देख लो, आपकी मर्जी है। आप इसको जैसे मान लो आपकी आंखें हैं, आप इस वाले मॉलिक्यूल को यहाँ से देख लो, आपकी मर्जी है। आप इस वाले मॉलिक्यूल को आप साइड से कहीं खड़े होकर देख लो, तो आपकी मर्जी है। मॉलिक्यूल हमेशा एक रहेगा। तो इसलिए क्या है कि ये सारे क्या है कि बस आपके देखने के तरीके, आंखों का बस एक धोखा है कि आप कहां से देख रहे हो, वो आपकी मर्जी है। तो साइंटिस्ट लोगों ने अपने अपने तरीके से देखा मॉलिक्यूल को, और इसलिए बता दिया कोई अलग अलग तरीके से, अलग अलग नामों से दे दिया गया। रियल में मॉलिक्यूल कोई चेंज नहीं होता है। चाहे अभी अब जब मैं निकालूंगा आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बताऊंगा, तो चाहे आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन न्यूमैन में निकाल देना उस स्टीरियो सेंटर पे, चाहे फिशर में निकाल लेना, चाहे आप 100 हर्ट्ज में निकाल लेना, चाहे बेस डैश में निकाल लेना, कभी भी उसका स्टीरियो सेंटर का जो क्या कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, कभी चेंज नहीं होगा। और पेपर में क्वेश्चन करते समय बहुत इसमें वो एक चालाकी करते हैं कि अगर मान लो फिशर से कहीं न्यूमैन में कन्वर्ट कर रहे हो आप, तो आप देखना स्टीरियो सेंटर की जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है वो कभी चेंज नहीं होगी। और अगर आपकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहीं चेंज हो रही है, तो मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो एग्जाम में। तो ये एक कहते हैं कि हम चतुराई करते हैं एग्जाम में।